हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है संज्ञान और संवेग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव एवं इमोशन। कॉग्निटिव एवं इमोशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञान एवं संवेग कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या संज्ञान होता है, संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिससे पता चलता है कि ये चीज़ें संज्ञान है। तो संज्ञान को भाई बड़े हल्के में मत लीजिएगा कि संज्ञान है। वो बाकायदे देखिए सीटेट के सिलेबस में एक बाकायदे टॉपिक ही बना के उसने रखा है कि संज्ञान एवं संवेग। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि संज्ञान एवं संवेग हमारा आज का टॉपिक है। इसको जानने के लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक करें। और जितने लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को एक भी व्यक्तियों के पास शेयर नहीं किया है, कम से कम एक वीडियो को, कोई भी एक वीडियो को उठा के जो आपको बहुत अच्छे से पसंद हो, वो वीडियो को किसी अन्य ग्रुप में शेयर करें। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक, अब बात करते हैं संज्ञान। यहाँ दोनों टॉपिक दिख रहा है, पहले हम संज्ञान की बात करेंगे। संज्ञान, संज्ञान होता क्या है? संज्ञान होता क्या है भाई? सबसे पहली बात, संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है किसी भी सूचनाओं को ग्रहण करना। संज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी सूचनाओं को ग्रहण करना, यानी सूचनाओं को ग्रहण करना। संज्ञान का मतलब हुआ सूचनाओं को ग्रहण करना। और संज्ञान का मतलब क्या हुआ? सूचनाएं तो हमने ग्रहण कर ली। उसके बाद कहता है अगर हमने सूचनाएं ग्रहण कर ली है तो उसके लिए हम अलग से क्या उस व्यक्ति के लिए, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्यावरण के बारे में किस तरह की अवधारणा बढ़ते हैं, यानी उस विषय वस्तु के बारे में अवधारणा बना लेते हैं। उस विषय वस्तु के बारे में अवधारणा बना लेते हैं कि भाई वो जो संज्ञान की चीज़ें हमने देखी हैं, समझी हैं, जो पर्यावरण में वो चीज़ें दिख रही थी, वो किस तरह की थी। एक हम अपना उस पर कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि भाई कि ये काम कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, चाहे इसकी संरचना क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो सारी चीज़ों के लिए हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। नहीं बना लेते हैं कि वो कैसे बोलता है। अंधेरा हो, कोई नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, तो भी उसकी आवाज़ आती है अगले व्यक्ति की उसी अंधेरे में, और आप उस आवाज़ को कानों में सुनते हैं तो कैसे बता देते हैं कि ये फलाने व्यक्ति ही बोल रहा है। यानी आप उसको अवधारणा, यानी उसके बारे में, उसकी आवाज़ के बारे में अपनी अवधारणा बना चुके हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि ये इसी रूप में इसी तरह से बोलता है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। और अंधेरे में आपने उसका रिप्लाई कर देते हैं कि भैया ये चीज़ वही व्यक्ति बोल रहा है। ठीक, कहीं दूर चल रहा हो वो व्यक्ति तो भी आप धारणा बनाए रहते हैं, पहले से देखे रहते हैं, जाने रहते हैं, समझे रहते हैं, तो भी आप बता देते हैं कि वही व्यक्ति होगा। वो चलने की जो गति है, चाहे चलने की जो चाल है उसकी, वो इसी रूप में है। तो वो क्या है? सूचनाओं को हम सबसे पहले ग्रहण करते हैं, और जब सूचनाएं ग्रहण हो जाती है तो उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिसके लिए हम कल्पना, चिंतन, तर्क, मनन आदि, यानी कल्पना करने की क्षमता हमारे अंदर होती है, चिंतन करने की क्षमता हमारे अंदर होती है, तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर होती है,
मनन करने की क्षमता होती है, निधिध्यासन करने की क्षमता होती है। ये सारी चीज़ें इस तरह से अलग अलग रूपों में, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग शब्दों में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी सूचनाओं को हम सबसे पहले ग्रहण कर लिए। सूचनाएं अगर हमारे दिमाग में आ गई कि हाथी है, कौवा है, ये मनुष्य है, ये हाथी इस तरह से बोलती है, कुत्ता इस तरह से बोलता है, मनुष्य इस तरह से बोलता है, तो हम उसके विषय वस्तु के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये हो जाता है कि हाथी की आवाज़ ऐसे, कुत्ते की आवाज़ ऐसे, मनुष्य की आवाज़ ऐसे, चलने की आवाज़ तरीका इसका ऐसे। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, कल्पना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता कल्पना करने की होती है, चिंतन करने की हमारे अंदर क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, मनन करने की क्षमता। ये सारी योग्यताएं, ये सारी की सारी योग्यताएं हमारे अंदर होती हैं, उसी को हम संज्ञान कहते हैं। अभी तक संज्ञान के बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अब संज्ञान के बारे में आप जान गए कि संज्ञान होता क्या है। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं भाई? संज्ञान का, अगर मान लीजिए ये सारी सूचनाएं आपको ग्रहण हो गई, तो इसके कुछ उप हेडिंग होगी ना, सब हेडिंग जिसको कहते हैं वो होगी ना, जिसके माध्यम से इसको और क्लियर किया जा सके। तो कहते हैं सबसे पहले संज्ञान में अवधान होता है। पहली हेडिंग होती है अवधान। अवधान, अवधान क्या होता है भाई? अवधान, 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 अवधान मतलब अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अटेंशन। यानी हम कोई बातचीत करते हैं तो लोगों का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक, इधर उधर थोड़ा सा ध्यान होता है ना, तो हम कहते हैं अटेंशन। तो सारे लोगों का ध्यान कहाँ होता है? हमारी तरफ खिंच के आता है, हमारी तरफ खिंच जाता है कि नहीं भाई ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, पहले इनकी बात सुनो। कहते हैं ना, माइक में बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, फ़ोन में क्या करते हैं हेलो हेलो हेलो, तो वो क्या है? वही अवधान है। आप वो सुन नहीं रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ें आप पहले क्लियर करते हैं। किस रूप में करते हैं? अवधान के रूप में क्लियर करते हैं कि भाई अटेंशन, हेलो, उसको अटेंशन कर रहे हैं। अवधान उसको बता रहे हैं कि भाई इधर उधर तुम तो हो नहीं, हेलो, तुम हेलो का रिप्लाई करो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप मेरी बातों को समझने के लिए रेडी हैं, चाहे करने के लिए रेडी हैं। तो इसको कहा जाता है संज्ञान के समय बच्चा सबसे पहले अवधान करता है। यानी संज्ञान में सबसे पहले बच्चा अवधान करता है। यानी संज्ञान में सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अवधान करता है कि भाई हम जो चीज़ें सर कह रहे हैं, सर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उस चीज़ों को हम पहले समझें, जानें और अपना अवधारणा बताएं। तो सबसे पहले हेडिंग यही होती है, संज्ञान सबसे पहले बच्चा अवधान करता है। यानी कोई बात कहते हैं बच्चे से तो पहले बच्चे से कहते हैं सुनो, सारे क्लास के बच्चों पहले ध्यान से सुनो हमारी बात। तो ये बात कहते हैं, बच्चा वो क्या करता है? संज्ञान में ले लेता है और उसका सबसे पहली चीज़ें वो आपकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। दूसरी हेडिंग क्या इसकी होती है? स्मृति। स्मृति क्या होती है भाई? मेमोरी। जिस मेमोरी होती है कि आप किसी चीज़ को कितने समय तक याद रखते हैं, चाहे किसी चीज़ को कितने समय तक धारण करते हैं। तो ये क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम, कोई चीज़, बच्चा होता है बहुत जल्दी याद कर लेता है, कोई बच्चा होता है वो लेट से याद करता है। याद होने के बाद अगले दिन एग्ज़ाम होता है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम होता है, तो वो कॉपी में लिखना शुरू करता है। तो वो स्मृति के माध्यम से ही कि जो पहले 10 दिन पहले वो ज्ञान सीखा था, समझा था, उसके मेमोरी में यानी उसके दिमाग में कितने समय तक वो ज्ञान अभी स्थिर रूप से है। तो यही कह सकते हैं ये वातावरण से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करता है। ये वातावरण से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है। भाई जितनी भी सूचनाएं हैं वातावरण में, ये वातावरण में सूचनाएं किस तरह की होती हैं? ये कहता है कि कौवा बोलता कैसा है। यानी कहा जाए तो कौवा की आवाज़,
कौवे की आवाज़, भैंस की आवाज़, भैंस की आवाज़, शेर की आवाज़, आदि। कह सकते हैं ये सारी आवाज़ों को, यानी जो भी चीज़ें या वातावरण में सारी चीज़ें हैं, वातावरण से सूचनाओं को ये एकत्रित करता है कि भैंस की आवाज़ कैसे होती है, शेर की आवाज़ कैसे होती है, शेर कितना खतरनाक होता है, शेर की चाल कैसी होती है, शेर दिखता कैसा है, शेर चलता कैसा है, शेर का कितना खतरनाक होता है, उसका दांत कैसे दिखते हैं। उसी तरह भैंस की आवाज़, भैंस का कलर, भैंस के कार्य, ये सारी चीज़ों को, कौवा की आवाज़ कि कौवा बोलता कैसा है, कौवा करता क्या है, कौवा किस तरह रूप से दिखता है, तो ये सारी चीज़ों को वो अपनी स्मृति में बैठाया रहता है। यानी वातावरण में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका सूचना वो माइंड में बैठाया रहता है। ठीक, ये चीज़ें हुई स्मृति। अब आता है तीसरा, मेटा संज्ञान। तीसरा है मेटा संज्ञान। मेटा मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ जोड़ लिया जाता है। मेटा मीन्स बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के उसका ज्ञान, यानी मेटा संज्ञान इसलिए लिख दिया गया कि बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ जोड़ लिया गया, उसी को मेटा संज्ञान कहते हैं। शॉर्ट में इसीलिए लिखना पड़ा मुझे मेटा संज्ञान। इसमें कहा जाता है कि जो भी सूचनाएं होती हैं उसको अलग अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे एक ही नाम के बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक रजिस्टर बना लेते हैं जिसमें नाम एक साथ लिखते हैं और पिताजी का नाम अलग अलग लिखते हैं। अगर पिताजी का नाम भी सेम होता है तो उनका एड्रेस देखते हैं, एड्रेस भी सेम होता है तो रोल नंबर उनको अलॉट कर देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिल जाती है तो उनमें हम क्या करते हैं, एक रोल नंबर, एक अंक, डिजिट दे देते हैं जिससे वो चीज़ें हो सकें। यानी इसमें से सूचनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब इससे सूचनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। इससे सूचनाओं का क्या किया जाता है भाई, सूचनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे बहुत सारी भैंसें हैं, भैंसों में भी कई क्वालिटी होती है कि कहते हैं मुर्रा भैंस है, ये सिंपल भैंस है, ये भदावरी है, गोदावरी है, ये तमाम तरह की भैंसों की क्वालिटी होती है। तो इसका वर्गीकरण लेते हैं कि कौन सी भैंस कितना दूध देती है। ठीक, शेरों की बहुत सारी वैरायटी होती है कि ये लॉयन है, ये बहुत दहाड़ता है, ये जंगलों में पाया जाता है, उसकी भी एक वैरायटी है। मनुष्यों में ये बहुत तेज है, ये बहुत पढ़ने में तेज है, उसकी एक कैटेगरी बना लेते हैं कि ये विद्यार्थी इतने तेज हैं। एक कैटेगरी बना लेते हैं कि ये विद्यार्थी औसत दर्जे के हैं। एक कैटेगरी बना लेते हैं कि ये विद्यार्थी पढ़ने में थोड़े से पिछड़े हैं, यानी पिछड़ा कह सकते हैं, पढ़ने में पिछड़ा। जात कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ने में विद्यार्थी पिछड़ा, तो वो लिस्ट बना लेते हैं। वो क्या कहता है, इसी तरह हम सूचनाओं का वर्गीकरण कर लेते हैं कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें क्लियर। किसी को कोई कन्फ्यूजन मेटा संज्ञान में, किसी को कोई कन्फ्यूजन? चौथा है मन मानचित्रण। यानी इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की आप मन में उसकी स्मृति बैठा लेते हैं। जैसे नागिन देखते हैं ना, नागिन, तो नागिन क्या करती है भाई, हम तो नहीं देखे हैं लेकिन टीवी वगैरह में दिखाता है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, नागिन देखती है और किसी चीज़ को एक बार देख लेती है तो उसका चित्र क्या होता है, उसकी आंखों में बस जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई ऐसी वस्तु होती है, जैसे पेन है, ये मार्कर पेन है ना, तो मार्कर पेन की एक बार जब आप देख लिए, मैंने दिखा दिया कि मार्कर पेन ऐसे है, ऐसे ऐसे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे चलता है और इससे इस कलर में अनेकों हो सकते हैं, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि ये मार्कर है। जब भी मार्कर अब दिख नहीं रहा है, मैं अब मार्कर कह रहा हूँ, तो आपके दिमाग में क्या मार्कर नाम का शब्द बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? मार्कर नाम की इमेज आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है? मार्कर मतलब मार्कर ही समझ रहे हैं कि उससे अलग चीज़ें समझ रहे हैं। यानी मार्कर जो होगा, जो व्हाइट बोर्ड का जो मार्कर होगा, उससे आप क्या करते हैं, लिखने का ही काम करते हैं। ठीक, तो वो क्या है, मन का मानचित्रण।
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये पढ़ते हैं। तो किताब में क्या दिया रहता है? सेव का चित्र। अगले दिन बालक से पूछिए कि ए फॉर, तो वो कहता है एप्पल। तो आप पूछते हैं एप्पल कैसा होता है? तो उसने तो किताब में देख लिया और पढ़ लिया, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो गई हैं। तो बताता है कि एप्पल ऐसे दिखता है, ऐसे इस रूप में दिखाई देता है। वही उसका मन का मानचित्रण कहते हैं। यानी संज्ञान, जो सूचनाएं इसमें होती हैं, इसमें जो सूचनाएं होती हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, इस सूचनाओं को चित्र के माध्यम से बताया जाता है। यानी इसमें सूचनाएं चित्र के माध्यम से, इसमें सूचनाएं चित्र के माध्यम से बताई जाती है। इसमें सूचनाएं जो हैं वो किस माध्यम से भाई? चित्र के माध्यम से बताई जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खोज विधि, यानी बच्चा खुद काम करता है, खुद सीखता है, यानी इसे ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से भी जाना जाता है। इसे ह्यूरिस्टिक विधि के लिए भी जाना जाता है, ह्यूरिस्टिक मतलब खोज करना। ह्यूरिस्टिक मीन्स खोज करना, यानी बालक क्या होता है, कोई भी चीज़ जानना चाहता है, अगर वो खोज के खुद करके खुद चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके कार्य करता है, तो उस चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में वो जान सकता है, समझ सकता है, बता सकता है। ठीक, तो ये थे संज्ञान। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें संज्ञान में 4 हेडिंग मिल जाती है। अवधान, स्मृति, मेटा संज्ञान, मन मानचित्रण। यानी मन मानचित्रण में जो भी चीज़ें बालक करता है, अगर खुद से करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छा सीखेगा, अच्छा बेहतर तरीके से सीखेगा, क्योंकि वो चीज़ों को खोज रहा है। ह्यूरिस्टिक, क्योंकि इसे ह्यूरिस्टिक विधि के लिए भी जाना जाता है। इसमें बालक खोज के अगर कोई कार्य करता है तो बहुत ज़्यादा सफल माना जाता है। ठीक, अब अगली बात है, संज्ञान को तो यहाँ पर समाप्त होता है। अब बात करते हैं जो हमारी दूसरी हेडिंग ऊपर दिखाई दे रही होगी, संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है भाई? संवेग बताइए, संवेग की एक परिभाषा बताइए। संवेग में कहा जाता है कि ये, इसमें व्यक्ति क्या करता है, उत्तेजित होता है। इसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है और अलग अलग तरह की शारीरिक मुद्राएं बनाता है, उसी को संवेग कहते हैं। इसमें कहा जाता है, इसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है, इसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है, इसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है और अलग अलग शारीरिक मुद्राएं बनाता है। इसमें अलग अलग तरह की शारीरिक मुद्राएं बनाता है, इसी को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है और अलग अलग तरीके से जो शारीरिक मुद्राएं, क्रोध वाला, हंसने वाला, चिल्लाने वाला, बात करने वाला, जो भी अलग अलग मुद्राएं, यानी मेरी मुद्राएं अभी चल रही हैं पढ़ाने वाली, तो ये पढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं ये संवेग हैं। मतलब संवेग बहुत सारे हैं, ये गिनती नहीं है कि कितने संवेग अभी तक हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग तरीके के संवेगों को बताया है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि 10 होते हैं, किसी ने 8 कहते हैं तो किसी ने 12, तो वो उनके अनुसार होता है। ये नहीं होता कि किसी ने कह दिया तो ये चीज़ें हैं। अब संवेग के जनक किसे कहते हैं, ये सबसे पहले बताइए। ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि इसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है और कुछ अलग अलग तरीके की शारीरिक क्रियाएं, हाँ, यानी उत्तेजित होंगे, बहुत खुश होंगे तो हंसने वाली मुद्रा आ जाएगी। तो संवेग के जनक किसे कहते हैं,
यानी कहा जाए संवेग के जनक किसे कहते हैं? संवेग के जनक किसे कहते हैं भाई? जल्दी बताइए। अगर एग्जाम में यही पूछ रहे कि संवेग के जनक किसे कहते हैं तो आप कहेंगे विलियम मैकडूगल को। विलियम मैकडूगल को। विलियम मैकडूगल ने कितने संवेगों को बताया है? प्रश्न अगला है कि विलियम मैकडूगल ने कितने संवेगों को बताया है? कितने संवेगों को? विलियम मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? विलियम मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? तो 14 संवेग होते हैं। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। ये नहीं कि 14 ही होते हैं। विलियम मैकडूगल को संवेग का जनक कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि 14 प्रकार के संवेग मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। उन संवेगों के नाम बता दीजिए एक बार लाइन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 1 14। ये 14 प्रकार के जो संवेग हैं, ये 14 संवेगों का एक बार नाम बता दीजिए हमको। एक एक करके जानते चलते हैं, एक एक करके जानते चलते हैं, संवेगों के नाम बताते हैं। पहला है पलायन। जैसे रस था ना, रस का अस्थाई भाव, तो ठीक उसी प्रकार जो रस होता है उसी के अस्थाई भाव के रूप में ये भी चलता है। लेकिन हिंदी में रस के जो अस्थाई भाव होते हैं वो चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका भी क्रम चलता है। लेकिन इसमें संवेग बताया जाता है कि संवेग कौन, उसमें क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है हिंदी में। तो वही एक तरह से है। तो पलायन को क्या किस तरह का अस्थाई भाव कहिए, चाहे पलायन का जो संवेग प्राप्त होता है, जब कोई पलायन होता है तो उसमें किस तरह के संवेग प्राप्त होते हैं? तो भय नाम का, डर, भय या डर नाम का संवेग प्राप्त होता है। कौन सा? भय या संवेग नाम का डर प्राप्त होता है। दूसरा क्या है? युयुत्सा। ये तो हिंदी में पढ़े ही होंगे। युयुत्सा मीन्स युद्ध करने की जो इच्छा रखता है उसी को तो युयुत्सा कहते हैं, जो युद्ध करने की इच्छा रखता है। तो युयुत्सा मतलब क्या होता है कि जो इसका जो संवेग होगा, युयुत्सा, अगर युद्ध करने की इच्छा होगी तो बार बार किसी को क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्योंकि बार बार युद्ध की तरफ ध्यान जाएगा तो बार बार क्रोध आपको आएगा। अगला क्या कहता है? निवृत्ति। तीसरा जो है संवेग निवृत्ति। निवृत्ति क्या होता है भाई? कहते हैं ना, किसी कार्य को लेके आप बहुत ज़्यादा उससे क्रोध में रहते हैं और कहते हैं हम इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। निवृत्ति का मतलब निवृत्ति हो गया क्या? अच्छा, निवृत्ति किसी भी कार्य को लेके आप देखते हैं कि ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे देखना पसंद नहीं करता हूँ, वही निवृत्ति होती है। कि जिसको आप देखना पसंद नहीं करते हैं उसी को निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति का क्या होता है भाई संवेग? ये कहता है कि घृणा, किसी चीज़ से आपको घृणा हो जाती है, वो क्या कहलाता है भाई? निवृत्ति। आप उस चीज़ को लेकर एकदम घृणित हो जाते हैं कि भाई ना, इस चीज़ को हम नहीं थे। तो हम भी किसी चीज़ से घृणा करते हैं, आप भी किसी चीज़ से घृणा करते हैं, और ज़रूर कोई अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हम कहते हैं जो अच्छाई हमारे अंदर है वही भर लीजिए, हमारी जो बुराई है वो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप वो निवृत्त कर दीजिए, उस चीज़ से, हमारी बुराई से घृणा कर दीजिए, हमारी अच्छाई से कार्य करिए। कहते हैं ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यानी जो उसके पाप है उससे घृणा करिए, लेकिन जो व्यक्ति है उससे क्यों घृणा कर रहे हैं। अब अगला जो संवेग है वो क्या है? जिज्ञासा। अगला जो संवेग है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है भाई?
कोई चीज़ जानने के लिए आप बड़े ललायित रहते हैं कि ये चीज़ें वो चीज़ें, ये चीज़ें वो चीज़ें, आप जानने के लिए बड़े परेशान रहते हैं। जिज्ञासा आपके मन के अंदर रहती है। तो जिज्ञासा क्या कहलाती है, किस तरह के संवेग लेके आती है जिज्ञासा? जिज्ञासा किस प्रकार का संवेग लेके आती है भाई? आश्चर्य। कोई बात सुनते हैं तो आपको आश्चर्य होता है ना, तो वही जिज्ञासा के माध्यम से ही आश्चर्य होता है। अगला क्या होता है? अगला संवेग शिशु रक्षा। इन्होंने जो मैकडूगल ने संवेग माना शिशु रक्षा, शिशु की भाई रक्षा करिए, यानी शिशु रक्षा। शिशु रक्षा मतलब भाई शिशु है तो सूरदास किसके कवि सम्राट माने जाते हैं? तो वात्सल्य रस के ना। तो यहाँ पे शिशु रक्षा में आप शिशु की कितने अच्छे ढंग से रक्षा करती हैं, किस कारण? वात्सल्य के कारण। यानी जो यहाँ पे संवेग होगा वहाँ वात्सल्य संवेग कहलाएगा। शिशु रक्षा में वात्सल्य यानी कोई भी छोटा बेबी है उससे आप कितना ज़्यादा लव करते हो, कितना ज़्यादा प्यार करते हो शिशु से, तो उसके लिए आपके अंदर कौन सा संवेग है? वात्सल्य नाम का जो संवेग है, उसी के कारण से आप शिशु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हर कोई करता है, ठीक। अगला है शरणागति। शरणागति, शरणागति क्या होता है भाई? शरणागति भाई कब कोई किसी यहाँ से वहाँ चला जाता है, कोई यहाँ से वहाँ चला जाता है जो आपके बहुत खास होता है, तो कहते हैं ना एक स्थान से दूसरे जगह जाके वो शरण ले लेता है, यानी शरण ले लेता है और उसके साथ रहना शुरू करता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? शरणागति। तो शरणागति का अगर कोई आपको बहुत खास हो और आपको छोड़ के चला जाए तो उससे क्या होता है? विषाद। विषाद, विषाद मतलब दुख, विषाद मतलब दुख, आपको उस चीज़ों को लेके दुख होता है, यानी दुख नाम का संवेद शरणागति पे आपको प्राप्त होगा। आप सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ों को एक एक करके क्यों लिखवा रहे हैं, तो एग्जाम में यही पूछ देता है कि कोई एक उठा के पूछ देगा कि इसका संवेग क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पूछ देगा इसमें से 14 जो मैकडूगल के संवेग होते हैं इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो 14 जब जानते रहेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा ना कि कौन विलियम मैकडूगल का संवेग है। तो अगला है रचनात्मक। रचनात्मक, रचनात्मक नाम का संवेग है। अगर रचनात्मक नाम का संवेग है तो रचनात्मक कार्य करेंगे तो क्या कार्य होगा? कोई रचना करना चाहते हैं तो ये आपका बताता है कि संरचनात्मक नाम का संवेग होता है। संरचनात्मक, रचनात्मक तो होता है उसके साथ संरचना उसकी बना लेता है, तो इसको संरचनात्मक नाम का संवेग कहते हैं। अब आते हैं 8वें पे। 8वां कौन सा संवेग है भाई? संचय की प्रवृत्ति, यानी इकट्ठा कोई चीज करने की प्रवृत्ति, यानी संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति क्या होता है भाई? कोई चीज आप इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करते हैं तो जो आपके पास रहता है उसका क्या होते हैं? आप मालिक होते हैं। यानी पेन हमारे पास फिलहाल है तो ये मेरा पेन है, तो यानी इसका मालिक फिलहाल मैं हूँ। 10 रुपये मेरे पॉकेट में हो तो उस पर क्या लिखाता है? मैं आदक वचन देता हूँ इतने 10 रुपये धारण करने का। मतलब 10 रुपये जिसके पास है वो उसका अधिकार है। मेरे पॉकेट में पड़ा है, मेरे से मेरा अधिकार, भले से आपने दिया और मेरे पॉकेट में पड़ा है तो मेरा है, क्योंकि आप मुझसे फिर 10 रुपये मांगेंगे तो मैं दूंगा कहाँ से? तो जो मेरे पास है वही न दूंगा। तो जो चीज़ आपके पास है उसका अधिकार होता है, वही कहते हैं संचय। जो भी दूसरे का ही हो लेकिन आपके पास है तो उसका आपका है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसमें किस प्रकार के संवेग आता है? स्वामित्व का, स्वामित्व की भावना, स्वामित्व की भावना। अगला जो संवेग है सामूहिकता। सामूहिकता, ग्रुप जिसको कहते हैं सामूहिकता। सामूहिकता क्या बताता है भाई? किस चीज़ की सामूहिकता? अगर सामूहिकता होगी तो किस प्रकार का संवेग आएगा? बहुत सारे लोग हों और बहुत सारे लोग इकट्ठे आपसे बिछड़ जाएं, बहुत सारे लोग हों और इकट्ठे आपके साथ बिछड़ जाएं, तो क्या होगा? एकांकीपन। एकांकीपन यानी वो सारे लोग आपसे बिछड़ जाएंगे, सामूहिक लोग, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? एकांकीपन नाम का
जो संवेग होगा वो आ जाएगा। अब आते हैं काम। काम का जो होता है ये होता है कामुकता, जो हर किसी में पाया जाता है, छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। तो छोटे बच्चे जो अपने काम की प्रवृत्ति होती है वो अंगूठा चूस के बताते हैं कि हमारे अंदर काम प्रवृत्ति है। ऐसा कोई बना नहीं है कि जिसके अंदर कामुकता या काम प्रवृत्ति न पाई जाती है। वो अपने व्यवहार को, अपने करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग ढंग से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो उनके काम की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने का तरीका होता है अलग अलग ढंग से करते हैं। ये समस्त विश्व के समूचे प्राणियों में पाया जाता है। प्राणी मैंने कहा, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, समूचे प्राणियों को मैंने कहा। ठीक, अब बात करते हैं आत्मगौरव। आत्मगौरव, आत्मगौरव, आत्मगौरव आपके अंदर होगा संवेग, तो इससे क्या होगा भाई? बलिष्ठ होंगे, शरीर से नहीं दिमाग से। तो इससे क्या चीज़ें, किस तरह के गौरव आपको प्राप्त होगा? तो आपको क्या लगेगा? तो लगेगा कि श्रेष्ठता, मतलब हम औरों से श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठता की भावना नाम का आपके अंदर संवेग होगा। श्रेष्ठता की भावना नाम का आपके अंदर संवेग पाया जाएगा, जो आत्मगौरव नाम सी चीज़ों पे आएगा। अब अगला संवेग क्या है? दैन्य। दैन्य, भाई दैन्य जान रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को दिया जाता है, ठीक, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, वही दैन्य है। तो इसके साथ आपकी चीज़ें चलती रहें और काम करती रहें तो ये आत्महीनता नामक संवेग को ये प्रदर्शित करने शुरू कर देती हैं। दैन्य नाम का जो संवेग है, अगर ये चीज़ें ठीक ढंग से कार्य नहीं करती हैं तो आत्महीनता, मतलब खुद में अपने आप में हीनता की भावना आ जाती है कि ये काम मैंने ठीक नहीं किया आज। तो ये आत्महीनता नाम का संवेग। भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण या भोजन खोज भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भोजन की खोज करते हैं तो किसके कारण करते हैं? आपको किस तरह के इमोशन आपके शरीर में होते हैं तभी आप भोजन की खोज करते हैं। यानी आपको भूख लगी होगी तभी जाके आप भोजन की खोज करेंगे। अगर भूख नहीं लगी होगी तब भोजन की खोज नहीं करेंगे, लेकिन भूख लगी है तभी, यानी भूख नाम का संवेग जब हावी होगा तभी जाके आप भोजन की खोज करेंगे। यानी भूख नाम का संवेग आप पर हावी हो रहा है तभी आप भोजन की खोज करें। और लास्ट में जो आपका आता है संवेग, हास। हास मतलब हंसना। अगर बहुत हंसते हैं तो ये किस प्रकार का संवेग आता है भाई? कहते हैं ना आमोद। आमोद, आमोद नाम का जो संवेग होता है वो हास नामक क्रियाकलाप आप करते हैं तो ये आमोद नाम का संवेग आप प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ें थी कि संवेग के बारे में, जो आपका संज्ञान और संवेग का जो दो टॉपिक था उसको आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जिसमें हमने संवेग को भी बताया कि संवेग की परिभाषा क्या होती है, संवेग के जनक कौन है, विलियम मैकडूगल। अगर बताते हैं मैकडूगल ने कितने संवेगों की खोज की है तो 14। उन 14 संवेगों को वो यहाँ पे लिख दिया गया है, और उनके जो 14 संवेगों के बारे में जो संवेग उत्पन्न होते हैं उनको भी यहाँ लिख दिया गया है। और सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन क्लियर करके एक एक को अच्छा रसह परिभाषित कर दिया गया, जिससे आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। ये सब ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कौन इसमें से है कौन नहीं। संवेग पूछ लेगा, निवृत्त का संवेग क्या होगा तो घृणा, इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा। तो इन सारी चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे ना और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर ढंग से काम कर सकें, बेहतर तरीके से आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।